वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने इससे पहले जो चैप्टर था या पहला जो टॉपिक था उसमें हमने सैगर चार्ट के बारे में बताया था। सैगर चार्ट क्या था? सैगर चार्ट था कि कोई भी नाभिक स्थायी है अथवा अस्थायी, उसके रूप में उसके बारे में हमें पहचान करनी है कि नाभिक है वो स्थायी है अथवा अस्थायी। तो उसके बारे में हम थ्योरेटिकली किस तरह से पता लगा सकते थे कि जिसके लिए भी n/z का मान 1 से 1.6 के बीच में आ रहा है वो सभी नाभिक कैसे थे। उससे हमने एक चीज निकाली थी कि वो सभी नाभिक कैसे थे, स्थायी नाभिक थे। और जिनके लिए भी n/z का मान 1.6 से ऊपर और n/z का मान 1 से नीचे आ रहा है, उन सभी के लिए वो नाभिक कैसे थे, अस्थायी। जिनके लिए भी मतलब ये कह सकते हैं लगभग n इक्वल टू, जिनके लिए z होता है लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट बराबर होगा तब तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1.6 भी हो रहा है। 1.6 से मतलब क्या है कि थोड़ा बड़ा भी हो सकता है n का मान z की तुलना में। तो उस चीज को हम कैसे जानेंगे कि n लगभग अगर z के बराबर है तो उस स्थिति में वो नाभिक कैसे हैं, स्थायी हैं। और जैसे ही n का मान z की तुलना में बढ़ने लग जाएगा तो उस स्थिति में वो नाभिक कैसे हो जाते हैं, अस्थायी नाभिक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें इसमें, नाभिक के स्थायित्व का प्रतिबंध। कि नाभिक है अगर कोई स्थायी है तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उस कंडीशन को हम निकालने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डाल दो नाभिक के स्थायित्व का प्रतिबंध। नाभिक के स्थायित्व का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। नाभिक के स्थायित्व का प्रतिबंध। अब इधर देखें, हेडिंग डालकर पूरा फोकस इधर करें। हमने एक सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र निकाला था, MAZ के फॉर्म में निकाला था। वो कितना आ रहा था, Z Mn Mp प्लस A माइनस Z Mn। इस तरह से ये प्रोटॉनों का द्रव्यमान, ये न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, और यहां पर आ रहा था माइनस के Eb, और Eb की वैल्यू कितनी थी, B S C C पर कितना था, Z इंटू जेड माइनस 1 बटे A की पावर में 1/3, इस तरह से था। फिर A था एसिमेट्रिक एनर्जी, वो कितनी थी, A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A, और माइनस में था AP पेयरिंग एनर्जी A की पावर में 3/4। इस EB की वैल्यू हमने वहां पर डाली थी। EB थी 5 टर्म से मिलकर बना हुआ आ रहा था, ये तो इस तरह से आ रहा था। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, M ऑफ AZ Z MP प्लस A माइनस Z Mn। माइनस में कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में AS A की पावर में 2/3 माइनस माइनस प्लस AC Z इंटू जेड माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, A की पावर में 1/3, माइनस को अंदर ले गए, और प्लस में A माइनस 2Z का होल स्क्वायर अपॉन A, और ये भी प्लस में हो जाएगा AP अपॉन A की पावर में 3/4। इतना काम हमने कर लिया था, सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र हमने निकाल लिया था। अब इसमें हमें एक काम करना है, देखो M ऑफ AZ को हम इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं कि Z² जो भी कॉमन आ रहा है यहाँ लिखना है, प्लस Z जो भी कॉमन आ रहा है यहाँ लिखना है, और प्लस में A जो भी कॉमन आ रहा है हमें यहाँ लिखना है, ठीक है, इस तरह से। और प्लस में इस टर्म को अलग रखना है। पेयरिंग एनर्जी का जो योगदान है यहाँ पर बहुत कम होता है युग्मन ऊर्जा का, तो इसके लिए हम इसको लगभग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ये इस टर्म को अलग से लिख दिया, बहुत कम योगदान होता है पेयरिंग एनर्जी का। 5 एनर्जी थी यहाँ पर, आयतन ऊर्जा, ये पृष्ठीय ऊर्जा, ये कूलाम ऊर्जा, ये असममित ऊर्जा, और ये पेयरिंग एनर्जी यानी कि युग्मन ऊर्जा। इस तरह से 5 एनर्जी से मिलकर हमारा EB आ रहा था। तो उसमें हमने इन वैल्यूज को रखा है, और वहां पर हम इसको निकालना चाह रहे हैं Z² Z और A के रूप में। तो Z² सीधा सीधा कहां से कॉमन आ जाएगा, उन टर्म से हमें Z² कॉमन लेना है। सबसे पहले यहां से नहीं आएगा, यहां से भी नहीं आएगा, Z आएगा इनमें से कॉमन, यहां से आ जाएगा Z²। यदि हम यहां से कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, AC A की पावर में माइनस के 1/3 AC, और A की पावर में ऊपर ले गए तो माइनस के 1/3, Z² कॉमन ले लिया। और Z² कहां से आएगा, जब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहां से भी A² वाली A² प्लस B² वाली टर्म आएगी, तो यहां से भी Z² कॉमन आएगा, तो प्लस में कितना हो जाएगा 4
प्लस का आएगा 4 ए और ए की पावर ए ही बचेगा, यानी कि 1/a या a इनवर्स लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब z की टर्म को देखिए कि z इनमें से कौन में से कॉमन आ रहा है, एक तो यहां से कॉमन आ गया, एक z यहां से कॉमन लेंगे तो माइनस के mn हो जाएगा, सीधा सीधा कॉमन लेना है। और z यहां से कॉमन नहीं, यहां से नहीं, z एक यहां से आएगा तो यहां से कॉमन आने पर ac a की पावर में माइनस के 1/3 ये हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा ये माइनस z, तो ac a की पावर में माइनस के 1/3 और z यहां से भी कॉमन आएगा, क्या बताओ आएगा कैसे, जब 2ab वाली जो टर्म आएगी तो माइनस के 2ab वाली टर्म आएगी तो यहां पर कितना बनेगा, अंदर माइनस के 4az अपॉन में a और बाहर है कितना a, ये बनेगी 2ab वाली टर्म। तो इसमें से हमने z कॉमन लिया तो कितना बचेगा, माइनस के 4a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस की 4a बचेगा। ठीक है, इस तरह से 4 टर्म इसमें बचेंगे। अब इसके बाद a को कॉमन लेना है, तो a को कॉमन लेंगे तो यहां से नहीं आएगा, यहां से आएगा mn। ठीक है, कॉमन ले रहे हैं, पहले z स्क्वायर को कॉमन लिया था, फिर z को कॉमन ले रहे हैं और फिर a को कॉमन ले रहे हैं। a को कॉमन लिया तो यहां से कहां से लिया था, mn से। ठीक है, और यहां से कॉमन लेंगे तो माइनस के ab बचेगा, यहां से a कॉमन लेना है तो 2/3 में से एक पावर कम करेंगे तो कितना बचेगा, 2 माइनस के 3/3 यानी कि माइनस के 1/3, तो माइनस के 1/3 यहां से आ जाएगा, प्लस में as a की पावर में माइनस के 1/3। ठीक है, यहां से हमने a कॉमन ले लिया, a यहां से कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक तो z स्क्वायर वाली टर्म हमने इसमें कॉमन ले लिया था और एक जो z की बन रही थी वो इसमें कॉमन आ गई थी, ये वाली ac वाली टर्म। तो यहां से तो कोई a तो है, लेकिन दोनों ही टर्म हमने यहाँ पर यूज कर ली थी, ये मतलब खुलने के बाद यही तो मिल जाना चाहिए हमें, यहाँ पर यूज हो चुकी थी। यहाँ पर कौन सी रह गई थी, 2ab वाली टर्म में यूज कर ली थी, b स्क्वायर वाली भी कर ली थी, a स्क्वायर वाली रह गई थी तो यहाँ पर कितना बनेगा, a स्क्वायर अपॉन a कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, प्लस में a। तो इस तरह से हमने इसको इस रूप में लिख दिया, या हम इसको maz इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख रहे हैं कि a mn माइनस के ab प्लस as a की पावर में माइनस के 1/3 प्लस a 1/3। ठीक है, ये लिख दिया, प्लस में z को लिख दिया mp माइनस के mn माइनस के ac a की पावर में माइनस के 1/3 माइनस के 4a, इस तरह से लिख दिया, प्लस में z स्क्वायर वाली को लिख दिया z स्क्वायर ac a की पावर में माइनस के 1/3 और प्लस में 4a और a इनवर्स इस तरह से, और ap अपनी जगह पर है ये, जिसका योगदान बहुत कम होगा, ap अपॉन a की पावर में 3/4। इसको शॉर्ट में और लिख सकते हैं हम नॉर्मली, maz को हमने इस रूप में लिख दिया, अल्फा a प्लस बीटा z प्लस गामा z स्क्वायर प्लस ap अपॉन a की पावर में 3/4। यहां तक कोई दिक्कत, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, जिसको गामा मान लिया, तो यहां लिख सकते हैं हम जिसको भी माना है। अल्फा इक्वल टू हमने कितना लिया है, mn माइनस के ab प्लस के as a की पावर में माइनस के 1/3 और प्लस में a, इसको तो अल्फा मान लिया। बीटा किसको मानेंगे हम, बीटा इसको मान लेंगे mp माइनस के mn माइनस के ac a की पावर में माइनस के 1/3 और माइनस के 4a, इसको हमने मान लिया बीटा। और गामा z स्क्वायर का, सॉरी अल्फा a, ये अल्फा हो गया, ठीक है, और बीटा z का गुणांक हो गया, ठीक चल रहा है। और गामा कितना हो जाएगा z स्क्वायर का, ac a की पावर में माइनस के 1/3 प्लस 4a इनवर्स और a इनवर्स, यही था ना, और ठीक है, ये हो गए गामा की वैल्यू। और ap अपॉन a की पावर 3/4 टर्म को तो हम अलग से लेकर चल ही रहे थे।
तो यहां तक लिखना है पहले, फिर उसके बाद आगे करेंगे। तो नाभिक की स्थायित्व का प्रतिबंध हेडिंग डाल दिया था, उसमें लिखना पहले लिखें नाभिक के स्थायित्व को ज्ञात करने के लिए, नाभिक के स्थायित्व को ज्ञात करने के लिए सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र का उपयोग किया जाता है। सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र का उपयोग किया जाता है। चूंकि सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र, चूंकि सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र चूंकि सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र, इसको लिख दें पूरा, नीचे तक कवर करें पूरा, इसको सही से लिखना और एक बार खुद कॉमन लेने की कोशिश करना पॉज करके वीडियो को, कि जेड स्क्वायर कॉमन लिया है, फिर जेड कॉमन लिया है, उसके बाद ए कॉमन लिया है। मैं इसमें उल्टा भी कर सकता था, पहले ए को कॉमन लेता, फिर जेड को कॉमन लेता, फिर जेड स्क्वायर को कॉमन लेता। एक बार इस टर्म को भी आप करके देखना कि सबसे पहले आप ए कॉमन लेना, फिर जेड कॉमन लेना, उसके बाद जेड स्क्वायर कॉमन लेना। मिस्टेक आएगी, फिर प्रॉपर आपका इस रूप में नहीं बन पाएगा वो। तो इसलिए मैंने उल्टा पहले लिया था जेड स्क्वायर, फिर जेड, फिर ए। अगर आप पहले ए कॉमन ले लेते हैं तो इस टर्म में दिक्कत हो जाती है। देखना करके इसको घर पर कि क्या दिक्कत होती अगर आप पहले ए को कॉमन लेते तो उसके बाद जेड स्क्वायर को कॉमन लेते, तब इस तरह से टर्म नहीं बन पाएंगी आपकी। इसलिए जैसे कराया है उसी हिसाब से करना है इसको। लिखें इसको, समीकरण नंबर 2 तक पूरा कर दें और अल्फा बीटा गामा जो भी आए उनकी वैल्यू को लिख दें। और सभी जो ए बी, ए सी, ए एस, ए और ए पी जो भी आते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, यहाँ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इन कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, कहीं यूज नहीं होगी। अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल तो वहां ऑलरेडी आपको इनकी वैल्यू गिवन होंगी, दी जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट करें इसको समीकरण नंबर 2 तक। उसके बाद स्थायित्व का प्रतिबंध अभी निकला नहीं है, निकालेंगे उसको। जैसे x और y में एक समीकरण है और दोनों की एक एक घात है x और y की, तो वो समीकरण कौन सी समीकरण होती है, रैखिक समीकरण होती है। ठीक है, उसी तरह से यदि z में द्विघात है या x में द्विघात है और y में एक घात है तो वो किसकी समीकरण होती है। इस तरह की जो समीकरण आप पढ़ते हो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, किसकी समीकरण होती है, ये परवलय की, कि एक में तो द्विघात हो और एक में एक घात हो, तो वो समीकरण होती है परवलय की। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखें, z में द्विघात है और m में एक घात है। यदि a का मान नियत हो तो z स्क्वायर में द्विघात समीकरण है ये, तो a का मान नियत होने पर z और m में जो अगर हम ग्राफ खींचें वो ग्राफ कैसा आएगा, परवलिक रूप में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें नाभिक के स्थायित्व के लिए, नाभिक का अगर हम स्थायित्व देख रहे हैं तो उसके लिए m का मान, m क्या है यहाँ पर, m ऑफ az क्या था, ये उसका एग्जैक्ट मास था। क्या है ये, एग्जैक्ट मास, यथार्थ द्रव्यमान है किसका, नाभिक का। तो जरा सोचो कि इसका मान मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर कोई नाभिक स्थायी है, ज्यादा अधिक, जितना ज्यादा स्थायी होगा उसके लिए
एम ऑफ ए जेड का मान ज्यादा ही होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए? खुद सोचो अपने स्वयं विवेक से और बताओ क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम? कम होना चाहिए। कैसे? मिनिमम होना चाहिए। क्यों? एम ऑफ ए जेड क्या था? यथार्थ द्रव्यमान। जैसे कि हम जेड प्रोटोनों को लेकर आए, ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों को लेकर आए और उनको लाकर हमने एक नाभिक बनाया। जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों को लेकर हमने एक क्या बनाया? नाभिक बनाया। तो जरा सोचना, उसमें से जितना मास कम मिलेगा, जैसे कि हमें टोटल द्रव्यमान हुआ 8 ग्राम और जो नाभिक का यथार्थ द्रव्यमान मिल रहा है हमें वो कितना मिल रहा है? 7.5 ग्राम मिल रहा है। तो वो जितना कम मिलेगा यथार्थ द्रव्यमान, एम ऑफ ए जेड की वैल्यू जितनी कम मिलेगी, मतलब उतनी ही वहां पर द्रव्यमान की क्या हुई है? क्षति हुई है। और वो द्रव्यमान किसमें चेंज हुआ है? बंधन ऊर्जा के रूप में, जो निकलने वाली एनर्जी के रूप में, वही तो बंधन ऊर्जा कहलाएगी। मतलब उस नाभिक को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी देनी होगी, जितना इनका मास का डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें देनी होगी। तो हम चाहते हैं कि उसका यथार्थ द्रव्यमान, जेड प्रोटोनों को लेकर आए, ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों को लेकर आए, उनको लेकर हमने एक न्यूक्लियस बनाया। तो उस न्यूक्लियस का द्रव्यमान कम से कम रहना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम रह जाना चाहिए, क्योंकि जितना कम रहेगा उतनी एनर्जी से निकल चुकी है। मतलब उसके लिए बंधन ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा। और हम चाहते क्या है कि अगर कोई नाभिक जितना अधिक स्थायी है उसके लिए बंधन ऊर्जा का मान भी क्या होता है? उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि बंधन ऊर्जा क्या है? किसी भी नाभिक को उसके अवयवी कणों में तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, तो वो जितनी ज्यादा होगी वो नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। किसी को ये न्यूक्लियस है, इसमें थोड़ी सी एनर्जी देने पे न्यूक्लियस निकल गए तो वो काहे का स्थायी रहा? उसको हम एनर्जी दे रहे हैं और वो बंधा हुआ है, अपने कणों को न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को नहीं निकलने दे रहा है, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि नाभिक के स्थायित्व के लिए m का मान क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो यहां तक लिखें पहले समीकरण 2 तक और उसके बाद आगे एक लाइन लिखें। उपरोक्त समीकरण z में द्विघात समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण 2 z में द्विघात समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण 2 z में द्विघात समीकरण कहलाती है। द्रव्यमान संख्या a के नियत मान के लिए, द्रव्यमान संख्या a के नियत मान के लिए द्रव्यमान संख्या a के नियत मान के लिए, इसके a के नियत मान के लिए m तथा z में यदि ग्राफ खींचा जाए, m तथा z में, कैपिटल M, इसमें और इसमें m तथा z में ग्राफ खींचा जाए, तो यह ग्राफ परवलिक प्राप्त होगा। 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 अतः नाभिक के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि, अतः नाभिक के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि अतः नाभिक के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि m का मान मिनिमम होना चाहिए। m ए जेड का मान मिनिमम होना चाहिए। लिख देना m ऑफ ए जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यथार्थ मास को। ऐसे ब्रैकेट में लिख देना m ए जेड, ब्रैकेट में लिख देना यथार्थ द्रव्यमान, यथार्थ द्रव्यमान, एग्जैक्ट मास, ठीक है, का मान कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अर्थात m किसका फलन है? a को अगर हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो z का, मतलब उसके रेस्पेक्ट में डेल m, अर्थात डेल m अपॉन डेल z, कब? जब a क्या है? कांस्टेंट है, इसका मान मिनिमम, और मिनिमम और मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
फर्स्ट डेरिवेटिव 0। तो आंशिक अवकलन के रूप में लिखा है, मतलब z पे ही रिप्रेजेंट डिपेंड कर रहा है, वो a पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि m तो दोनों का फलन है a और z का। तो a को कांस्टेंट मानना है और z के रेस्पेक्ट में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, मिनिमम के लिए 0 हो जाएगा। तो इसका अवकलन 0 के बराबर हम लिखेंगे, तो इसका अवकलन 0 के बराबर लिखो, डेल m अपॉन डेल z निकालेंगे, तो ये तो 0 के इक्वल, ये 0 हो जाएगा, बीटा z का 1 हो जाएगा, प्लस 2 गामा z प्लस a कांस्टेंट है, इस टर्म का मान भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। किससे लिखा है हमने ये, समीकरण 2 से। इसमें हमने डेरिवेटिव कर दिया इसका पूरे का, और डेल m अपॉन डेल z जो भी आया है, इस तरह से लिख दो पहले कि डेल m अपॉन डेल z इक्वल टू बीटा प्लस 2 गामा z इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम z इक्वल टू निकालें तो कितना आ जाएगा, माइनस के बीटा अपॉन 2 गामा, माइनस के बीटा अपॉन 2 गामा, ठीक है, ये आ जाएगा। और यदि हम यहाँ पर z इक्वल टू इन दोनों की वैल्यू डालें, बीटा और गामा, जिनकी वैल्यू हमारे पास है, माइनस तो है ही अपनी जगह, mp माइनस के mn माइनस के ac, a की पावर में कितना, माइनस के 1/3 और माइनस के 4 a, ठीक है, ये हो जाएगा। और गामा 2 गामा, तो 2 गामा की और वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ac a की पावर में माइनस के 1/3 और प्लस में 4 a की पावर में कितना, इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा इसको और सॉल्व करने के लिए a का द्रव्यमान संख्या a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना बचेगा बताओ। a का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो mp माइनस के mn और माइनस के 4a, ठीक है, ये पूरी संख्या है, इसमें a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस के ac, इसमें a का मल्टीप्लाई किया तो कितनी घात बचेगी, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। तो ac a की पावर में कितना हो जाएगा, 2/3, इतना हो जाएगा। और नीचे यदि a का मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको माइनस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अंदर ले गए तो ये तो माइनस का हो गया और ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो गया और ये वाला प्लस का। और 2 यहाँ इसमें भी a का ऊपर नीचे किया है तो नीचे भी करेंगे, तो 4a इसको लिख दिया पहले, और प्लस में ac, ये भी कितना बचेगा, a की पावर में 2/3। इक्वेशन नंबर यहां पर लिख देना, कितनी चलेगी हमारी, थर्ड इसको दे देना, फोर्थ इसको कर दो, यहां तक कंप्लीट करो इसको। लैंग्वेज लिखी दी थी, अर्थात करके पूरा लिख दो। समीकरण नंबर 4 तक कंप्लीट कर दो। यहाँ तक कंप्लीट कर दो इसमें। अब इसके बाद इसमें एक काम और करना है हमें, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है mp mn aa और ac ये आ रहे हैं, mp mn ac व aa के मान रखने पर, aa के मान रखने पर, और सभी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ध्यान रखना, mp इक्वल टू कितना होता है 938.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर,
इस तरह से लिखेंगे mn कितना था 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और यहाँ AA और AC इनकी वैल्यू है, AA और AC की जो वैल्यू है 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी है 0.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सभी वैल्यू इसमें पुट करके यदि हम इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 4 को, यदि हम सॉल्व करते हैं यहां पर समीकरण 4 पे यदि हम सॉल्व करते हैं इन मानों को रखने पर, तब समीकरण 4 से कितना हो जाएगा, z इक्वल टू आएगा a। देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर माइनस में आना चाहिए a, लेकिन अगर इस माइनस को अंदर पहुंचाएंगे तो 4AA इन दोनों के कंपेयर में 4AA प्लस mn के कंपेयर में ये वाली टर्म बहुत छोटी होगी, इसलिए धनात्मक ही आएगा a, प्लस में ये आएगा सॉल्व करने के बाद 0.008 a की पावर में 2/3 अपॉन में 1.98 इतना बनेगा क्योंकि कांस्टेंट संख्या है ये वाली, और प्लस में 0.016 a की पावर में 2/3 इतना बचेगा। इक्वेशन नंबर 5 कंप्लीट कर दें यहां तक। तो z का मान इतना आया a अपॉन 1.98 प्लस में ये, ठीक है। समीकरण नंबर 5 तक लिख लिया है। इसके बाद देखें कि समीकरण 5 से स्पष्ट है कि अगर नाभिक हल्के हैं, हल्के नाभिकों के लिए बात करें हम, हल्के नाभिकों के लिए क्या होना चाहिए, हल्के नाभिकों के लिए पहले की तुलना में हमने दूसरी टर्म को नेग्लिजिबल मान लिया क्योंकि 0.008 0.16 1.6 है, तो पहले की तुलना में हमने दूसरी टर्म को नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये दूसरे एक दूसरे से लगभग कट जाएंगे और इसमें कुछ जुड़ेगा। इस तरह से देखें a अपॉन 1.98 लगभग हल्के नाभिकों के लिए z का मान कितना आएगा a/2, तो z इक्वल टू a/2 है तो n भी तो कितना आएगा a/2। तो ये वाली तो स्थिति आ रही है कि नाभिक वही स्थायी होंगे जिनके लिए z इक्वल टू n है, यही तो स्थिति आई। हल्के नाभिकों के लिए क्या किया है, ये वाली टर्म है इनको नेग्लिजिबल मान लिया 2/3 वालों को, तो कितना बचा a अपॉन 1.98 जिसको लगभग हमने मान लिया a/2 1.98 को कितना लिख दिया 2 के बराबर। तो हल्के नाभिकों के लिए तो z इक्वल टू a/2 होना चाहिए, जबकि भारी नाभिकों के लिए वो क्या हो जाएगा, z का मान a से कम होने लगेगा क्योंकि ऊपर की तुलना में नीचे वाली टर्म है वो बड़ी है, उसमें भाग लगता हुआ जा रहा है, तो ऊपर की तुलना में इसकी तुलना में ये वाली टर्म बड़ी है, तो भारी नाभिकों के लिए z का मान है a/2 से कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो z कम हो रहे हैं द्रव्यमान संख्या में से, कौन बढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं। और भारी नाभिक कैसे होते हुए जाते हैं आगे जब चलते हो आप, रेडियम यूरेनियम वो कैसे होते हुए जाते हैं, अस्थायी होते हुए जाते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिनके लिए द्रव्यमान या प्रोटॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या की आधी होती है वो नाभिक अधिक स्थायी होंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं भारी नाभिकों के लिए, उनके लिए प्रोटॉनों की संख्या है वो कम होती हुई जाती है और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती हुई जाती है, तो वो नाभिक कैसे हो जाते हैं, अस्थायी। तो ये स्थायित्व क्या आया, प्रतिबंध आया। तो लिखें इसमें अतः स्पष्ट है कि हल्के नाभिकों के लिए z लगभग a/2 होता है। अतः स्पष्ट है कि हल्के नाभिकों के लिए z लगभग a/2 होता है। हल्के नाभिकों के लिए z इक्वल टू या z लगभग a/2 होता है, लेकिन
जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या a का मान बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या a का मान बढ़ता हुआ जाता है, a का मान बढ़ता हुआ जाता है, वैसे वैसे z का मान वैसे वैसे z का मान a/2 से निरंतर कम होता हुआ चला जाता है। z का मान a/2 से निरंतर कम होता हुआ चला जाता है। वैसे वैसे z का मान a/2 से निरंतर कम होता हुआ जाता है। ठीक है, तो स्थायित्व का प्रतिबंध ये आया। ये फॉर्मूला सीधा भी पूछ सकता है, एक नंबर में आपके जो सॉल्व टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है कि स्थायित्व के प्रतिबंध के लिए z इक्वल टू कितना होना चाहिए। तो z इक्वल टू a/1.98, इतना तो याद कर सकते हो a/2 से, और इसका जस्ट दुगना आता है, और a की पावर 2/3 और a की पावर 2/3। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।